न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत में आइए सबसे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साइप्रस दौरा। आज राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडिस से होगी व्यापार, सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारी पर उच्च स्तरीय वार्ता। यात्रा के जरिए दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध होंगे मजबूत। भारत साइप्रस सीईओ फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान। पिछले एक दशक में भारत का हुआ अभूतपूर्व विकास। साइप्रस को बताया भारत का भरोसेमंद साझेदार। कहा दोनों देशों के रिश्तों के वास्तविक क्षमता इससे बहुत अधिक। आज जारी होगी देश में जनगणना कराने की अधिसूचना। इस बार जाति गणना भी होगी शामिल। मोबाइल एप्लीकेशन के इस्तेमाल से डिजिटल माध्यम से होगी जनगणना। और मौसम ने एक बार फिर बदली करवट। देश के पश्चिमी हिस्सों के लिए आंधी, तूफान और बारिश का येलो अलर्ट। देश के दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी। और इजरायली हमलों के बीच ईरान का संघर्ष विराम वार्ता से इनकार। वहीं ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेता को निशाना बनाने की इजरायली योजना पर लगाया वीटो। जर्मन चांसलर को उम्मीद G7 बैठक में निकल सकता है कुछ हल। तो आपको बता दें कि 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त साइप्रस में हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साइप्रस पहुंचने पर उनका स्वागत करने के लिए साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडिस स्वयं एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत होगा और इसके बाद राष्ट्रपति के साथ पीएम की उच्च स्तरीय वार्ता होगी, जिसमें व्यापार, निवेश, शिक्षा, डिजिटल सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल होंगे। दोनों नेता व्यापक वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे। G7 शिखर सम्मेलन के लिए कनाडा रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री के सम्मान में आयोजित दोपहर भोज के साथ उनकी साइप्रस यात्रा का समापन होगा। प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा कई मायनों में खास है और ऐतिहासिक भी है। दरअसल 2 दशक से भी अधिक समय के बाद भारतीय प्रधानमंत्री साइप्रस की यात्रा करने पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस में सीईओ फोरम की बैठक में शिरकत की। दोनों देशों के बीच निवेश, प्रौद्योगिकी और द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने की दिशा में यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। सतत विकास की दिशा में हरित ऊर्जा और डिजिटल अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में दोनों देशों का सहयोग नए अवसर प्रदान करेगा। तो वहीं नवोन्मेष और एआई तकनीक को लेकर भी चर्चा हुई। भारत साइप्रस में 10वां बड़ा निवेशक है। भारत और साइप्रस सीईओ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने बीते एक दशक में अभूतपूर्व विकास किया है। भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। जल्दी ही 3री बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था भी बनेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत साइप्रस के बीच $150 मिलियन का द्विपक्षीय व्यापार है, लेकिन इसमें अभी अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ ही ट्रस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का कल्चर बना है। हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ ट्रस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस उस पर भी उतना ही बल दिया है। आज भारत में स्पष्ट नीति है, उसके साथ साथ स्टेबल पॉलिटी भी है। 6 दशकों के बाद ऐसा हुआ है कि एक ही सरकार लगातार 3री बार चुन करके आई है। भारत की डेमोग्राफिक डिविडेंड और टैलेंट से आप भली भांति परिचित हो और आपकी बातचीत में भी इसका जिक्र हुआ है। पिछले 10 वर्षों में डिजिटल रिवॉल्यूशन आया है। फाइनेंशियल इंक्लूजन एक मिसाल बना है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई के माध्यम से आज
विश्व का 50% डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होता है। फ्रांस जैसे कई देश इससे जुड़े हैं। साइप्रस को भी इससे जुड़ने के लिए बात चल रही है और मैं इसका स्वागत करता हूं। भारत में फ्यूचरिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में हम $100 बिलियन से अधिक का सालाना निवेश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जीएसटी और कानून में सुधारों के लागू होने, मैन्युफैक्चरिंग में तेजी से प्रगति करने और तेजी से बढ़ते स्टार्टअप ने भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई गति प्रदान की है। उन्होंने साइप्रस के साथ मिलकर हरित व्यवस्था को बढ़ाने की भी बात कही। उन्होंने साइप्रस के साथ स्टॉक एक्सचेंज और भारत के स्टॉक एक्सचेंज के बीच होने वाले सहयोग को लेकर खुशी जाहिर की। भारत इकोनॉमी और इकोलॉजी के बैलेंस में विश्वास करता है और उस पर हम प्रतिबद्ध हैं। एक क्लीन और ग्रीन फ्यूचर का रास्ता बना रहा है। 2030 तक हम 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट को और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ग्रीन शिपिंग के विकास और 2030 तक रेलवे को 100% कार्बन न्यूट्रल बनाने को और तेजी से काम कर रहे हैं। एआई मिशन, क्वांटम मिशन, सेमीकंडक्टर मिशन, क्रिटिकल मिनरल मिशन, न्यूक्लियर पावर मिशन हमारी ग्रोथ इंजन के नए इंजन बन रहे हैं। मुझे यह जानकर खुशी है कि साइप्रस की स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई ने मेरे होम स्टेट गुजरात में गिफ्ट सिटी में सहयोग पर सहमति बनाई है। तो सीईओ फोरम की बैठक में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस भी मौजूद रहे। साइप्रस के राष्ट्रपति ने अहमदाबाद विमान हादसे के प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना भी जाहिर की। Please accept, on behalf of the people of Cyprus, my heartfelt condolences for the tragic airplane crash. Our prayers are with the families of those who perish and with the people of India. साइप्रस में रह रहे प्रवासी भारतीयों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। लोगों का कहना है कि वे प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर बहुत ज्यादा खुश हैं। उन्होंने पीएम की इस यात्रा को गर्व का क्षण बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर भारतीय समुदाय के लोगों में यहाँ पर काफी उत्साह है। इनसे पूछते हैं कि क्या कुछ ये कहेंगे। प्रधानमंत्री से आपकी मुलाकात हुई अभी, आप क्या कुछ कहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ उनको देख करके, उनसे बात करके, मोदी साहब से बहुत ही अच्छा लगा। मोदी जी ने एकदम उत्साह भर दिया हम सबके अंदर। साइप्रस में आए, उन्होंने जो आजकल की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है उसके लिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण उनका कदम था जो यहाँ आए और हम लोग उनके हमेशा साथ हैं। और एक मोदी जी हमारे आइडल एकदम लीडर हैं। आज मोदी जी की वजह से भारतीय पूरे विश्व में बहुत गर्व से कहीं भी रह सकते हैं और हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मोदी जी का। प्रधानमंत्री जी से मिलके बहुत अच्छा लगा। भारत की गरिमा को गौरवान्वित करने वाले हमारे मोदी जी हमारे भारत की शान है, हमारी आन है, शान है। हमें उन पर गर्व है। हम लोग बहुत प्राउड हैं। आई मीन स्पेशली बाहर रहने वाले इंडियन लोग फील कर सकते हैं कि इंडिया का क्या वैल्यू है अभी, प्योरली मोदी जी की वजह से। साइप्रस का जो लोकेशन है आज के डेट में जियोपॉलिटिकली और यहाँ पे शिपिंग और जो टेलीकम्युनिकेशन आईटी का जो हब बनने वाला है, तो ये साइप्रस के लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि भारत जैसे विशाल देश के साथ वो जुड़े। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी विदेशों में जाते हैं भारतीय समुदाय के लोगों में काफी उत्साह रहता है और यहाँ पर भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। कैमरामैन योगेश के साथ मैं चंद्रशेखर जोशी, डीडी न्यूज, लिमासोल, साइप्रस। खबरें अभी और भी हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पार कई बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर डालेंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मिर्च का तड़का अंग अंग फटका। जब चीर कर निकलता है लोहे और मिलता है मोंगिया से, दबता है, पिघलता है और बनता है औलाद।
अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील मजबूत देगा मजबूत सरिया। लक्ष्य चुना था सब चलने लगा। जीएल यूनिवर्सिटी उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। आपके चारों तरफ तैरती हुई खबरें एक मकड़ जाल की तरह है। देखते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन सच, क्योंकि सच तालों में बंद है। इसी सच को हम आपके लिए डीकोड करेंगे। शोर शराबे की भीड़ में ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपको बता दें कि अहमदाबाद विमान हादसे के बाद से लेकर अब तक 250 शवों का डीएनए सैंपल ले लिया गया है। 80 शवों की पहचान भी कर ली गई है, जबकि इनमें से 33 शव उनके परिजनों को सौंप दिए गए हैं। सौंपे गए शवों में से 8 की शारीरिक पहचान की गई है। एम्बुलेंस के जरिए शवों को उनके गृहनगर पहुंचाया जा रहा है। अहमदाबाद विमान दुर्घटना पर राहत आयुक्त एवं राजस्व विभाग के सचिव आलोक कुमार पांडे ने कहा कि मृतकों के परिजनों की सहायता के लिए 230 टीमें गठित की गई हैं। ये टीमें परिजन को उनके गांव तक ले जाएंगी और अंतिम संस्कार तक उनके साथ बनी रहेंगी, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो। और इसी बीच फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, एफडीआर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, सीवीआर का भी पता लगा लिया गया है और उन्हें सुरक्षित कर लिया गया है। विमान के दोनों ब्लैक बॉक्स मिलने से जांचकर्ताओं के लिए अब इस दुर्घटना के क्या कुछ कारण रहे होंगे, इसका पता लगाना अब काफी हद तक आसान हो जाएगा। जांच के लिए बोइंग की टीम भी अहमदाबाद विमान दुर्घटना स्थल पर पहुंच गई है। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कल दुर्घटना स्थल का दौरा किया। उन्होंने अस्पताल में घायलों से मुलाकात की और इसके बाद केंद्र और राज्य सरकार, विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों के साथ एक रिव्यू मीटिंग भी की है। और अहमदाबाद विमान हादसे में मारे गए गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। उनके शव की पहचान रविवार को हुई। आज शव परिजनों को सौंपा जाएगा, जिसे चार्टर्ड प्लेन से राजकोट ले जाया जाएगा। दोपहर 3 बजे अंतिम संस्कार होगा। गृह मंत्री अमित शाह रूपाणी के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। गुजरात में आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। और अब बात कर लेते हैं जनगणना की। जी हां, देश में जनगणना कराने से संबंधी अधिसूचना आज आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी। अधिसूचना के साथ ही देश में जनगणना की औपचारिक प्रक्रिया की भी शुरुआत हो जाएगी। गणना में जाति की गणना भी की जाएगी। जनगणना होगी, ये 2 चरणों में पूरी होगी। पहला चरण 1 फरवरी 2027 तक पूरा किया जाएगा, जबकि जो होगा वो फरवरी 2027 के अंत तक संपन्न होगा। जनगणना की प्रक्रिया पहाड़ी और बर्फीले राज्यों जैसे हिमाचल और उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर में अक्टूबर 2026 से शुरू होगी। जनगणना 2 चरणों में से पहले चरण में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना की जाएगी। इसमें प्रत्येक परिवार की आवासीय स्थिति, संपत्ति और सुविधाओं के बारे में जानकारी ली जाएगी। इसके बाद दूसरे चरण में जनगणना में प्रत्येक घर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जनसांख्यिकी, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और अन्य जानकारी जो है वो इकट्ठा की जाएगी। फील्ड में डोर टू डोर जनगणना कराने के लिए 34 लाख सर्वे करने वाले यानी कि सर्वेयर और सुपरवाइजर ये लगाए जाएंगे, जो फील्ड से डेटा को इकट्ठा करेंगे। और इसके अलावा 1,30,000 जनगणना पदाधिकारी तैनात होंगे। ये सारे कर्मचारी जनगणना के लिए फील्ड सर्वे से लेकर इसका पूरा डेटा बनाने तक का काम करेंगे। आज इस अधिसूचना के जारी होने से पहले कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस पूरी प्रक्रिया से जुड़ी एक समीक्षा बैठक की।
नई दिल्ली में हुई समीक्षा बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त और अन्य जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो शामिल हुए। ये जनगणना प्रक्रिया शुरू होने के बाद से 16वीं जनगणना है और देश की आजादी के बाद से देखा जाए तो ये 8वीं जनगणना है। लोगों को स्वगणना का प्रावधान भी इस बार उपलब्ध कराया जाएगा। जनगणना से जुड़े तमाम डेटा, उनकी निजता और सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया जाएगा। तो खास बात यह, इस बार जाति गणना भी होगी। आज से जनगणना की यह प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। तो आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से ग्राफिक्स के जरिए से ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर जनगणना है क्या। तो देश के लोगों से संबंधित जनसांख्यिकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक डेटा 10 साल के अंतराल में एक विशेष समय पर एकत्रित किया जाता है। डेटा लोगों से संबंधित डेटा संकलित, विश्लेषण और प्रसारित करने की प्रक्रिया होती है। भारत में जनसंख्या जनगणना करना सबसे बड़ा प्रशासनिक कार्य योजनाकारों और शोध विद्वानों, प्रशासकों के लिए सबसे समृद्ध और एकमात्र स्रोत है। तो देश के लोगों से संबंधित जो जनसांख्यिकी है, ये 10 साल के अंतराल में एक विशेष समय पर डेटा के जरिए इसको एकत्रित किया जाता है। ऋषि कुमार हमारे सहयोगी संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषि, आजाद भारत में देखा जाए तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण पल है, क्योंकि जनगणना के साथ साथ इस बार जाति जनगणना भी होगी, जिससे कहीं ना कहीं तमाम जातियां जो कि कहीं ना कहीं पिछड़ी रह गई हैं उनका पता लगेगा। उनके लिए नीति निर्धारित करने में, कहीं ना कहीं उनके लिए विकास योजनाएं किस प्रकार से बनानी है, उनको विकास के सही पायदान पर कैसे ले जाना है, इसको करने के लिए कहीं ना कहीं मदद मिलेगी। बिल्कुल, बेहद महत्वपूर्ण पल है और इसे ऐतिहासिक भी कहा जाएगा, क्योंकि हमने देखा है कि आज़ाद भारत में जो जाति जनगणना है उसकी ये पहली जनगणना होगी जिसमें सभी जातियों की जनगणना होने वाली है। मोदी सरकार ने इस मामले में बेहद महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए इस बात को रेखांकित किया पिछले कुछ ही समय पहले कि हम देश में जाति जनगणना कराने जा रहे हैं। 1931 में जाति जनगणना हुई थी, उसके बाद सभी आंकड़े उसी आधार पर अब तक तय माने जाते हैं। हालांकि अनुसूचित जाति और जनजाति की जो जनगणना है वो सभी जनगणनाओं में शामिल रही। अगर इसके इतिहास को देखें तो 1861 से 71 के बीच में पहली बार इसको शुरू किया गया था और 1931 तक लगातार हुआ जो जातिगत जनगणना देखी गई। उसके बाद देश के नीति निर्धारकों ने माना कि हमें जाति की जनगणना की ज़रूरत नहीं है और जाति आधार पर जो भी चीज़ें हैं उसको हम अलग रूप में रखकर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से देश में राजनीतिक माहौल बना और जो ज़रूरत महसूस हुई कि अलग अलग जातियां किस पायदान पर हैं, अगर उन्हें विकास की मुख्य धारा में शामिल करना है तो उनके आंकड़े मिलना ज़रूरी हैं। और इसमें अगर हम देखें तो 1931 में जो जनगणना हुई थी उसमें तकरीबन 504 यानी कि 485 के आसपास जातियाँ उस समय पाई गई थीं। तो इस समय जातियों का स्तर क्या है, क्या जातियां समाप्त कुछ हुई हैं या कुछ नई जातियां जन्म ली हैं, तो ये बहुत सारे आंकड़े हैं जो जातिगत जनगणना के माध्यम से आगे आएंगे। और जो विकास की मुख्य धारा में शामिल होने का अब तक कितनी जातियां किस पायदान तक आज़ाद भारत में पहुंची हैं, हम कितने सफल हुए हैं, इस सब का भी आंकड़ा हमें मिलेगा। और इसमें जो महत्वपूर्ण पहलू ये है कि इस जनगणना के माध्यम से जो हमारा डेटाबेस तैयार होगा, जिसमें कि हमारा जनसांख्यिकी विभाग भी शामिल होगा, और इस डेटा के माध्यम से हम एनालाइज कर पाएंगे, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा जो रिसोर्स है वो ह्यूमन रिसोर्स माना जाता है। और इस ह्यूमन रिसोर्स के माध्यम से हमें कैसे किस दिशा में काम करना है और इस ह्यूमन रिसोर्स के लिए क्या काम करना है, इन दोनों को रेखांकित करना आसान होगा। और हम जानते हैं कि हालांकि ये जनगणना पहले होनी थी लेकिन कोविड की वजह से नहीं हो पाई, लेकिन अब जिस तरीके से सरकार ने जो फैसला लिया है बहुत ही विस्तारित तरीके से इस जनगणना को संपन्न कराया जाएगा। और जो गृह मंत्रालय है इसके लिए एक नोडल मंत्रालय है जो जिसके की देखरेख में संपन्न होता है। इसके साथ जुड़े हुए जो तमाम विभाग हैं वो इसको संपन्न कराते हैं। और इसके लिए हमारे पास तय पहले से कानून है जो कि जनगणना से संबंधित 1948 का जो कानून था उसमें कि हालांकि
बीच बीच में संशोधन हुए, लेकिन उसी कानून के आधार पर हम ये जनगणना कराने जा रहे हैं। और वो कानून कहता है कि कई मायनों में देखा जाए तो काफी कुछ जो है अलग भी है, जैसे स्वगणना का भी इसमें जो है प्रावधान है। साथ ही साथ डिजिटल तकनीक को शामिल किया गया है। डिजिटल माध्यम से आपके मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से भी इसमें जो है सहयोग लिया जाएगा। तो किस तरह से इसे और ज्यादा बेहतर तरीके से आप देख पाते हैं? देखिए, डिजिटलाइजेशन देश का बहुत बड़ा अभियान है और इस अभियान को जनगणना में शामिल करना हमारी बहुत बड़ी ज़रूरत है और बहुत बड़ी उपलब्धि भी है। इसके माध्यम से जितने भी आंकड़े होंगे, एक तो इजी टू एक्सेस हो जाएगा और उन आंकड़ों के माध्यम से एक तो उन आंकड़ों को जुटाना आसान होगा, फास्ट हो जाएगी प्रोसेस, और वो आंकड़े किस किस प्लेटफॉर्म पर सरकार उपलब्ध करा सकती है, इसको उपलब्ध कराना बहुत आसान होगा। अभी तक जितने भी आंकड़े हुआ करते थे, सांख्यिकी मंत्रालय के माध्यम से, सांख्यिकी विभाग के मंत्रालय से उनको एकत्रित किया जाता है, उनका कंपाइलेशन होता है और उसके बाद उसका वर्गीकरण किया जाता है और एक बाद में उसका विश्लेषण किया जाता है। ये सभी विश्लेषण जब हम देखेंगे कि डिजिटल रूप में अवेलेबल हैं, तो किसी भी योजना को बनाते समय और किसी भी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते समय उसका सरलीकरण होगा और उन आंकड़ों को आसानी से देखा जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। आगे भी इस पर आपसे और जानकारी हासिल करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए डीडी न्यूज। ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी। अरे एक बात तो रह गई। LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपको बता दें कि मंगोलिया में उलान बाजार के 5 हिल्स प्रशिक्षण क्षेत्र में जारी बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना अभ्यास खान क्वेस्ट 2025 में भारतीय सेना की टुकड़ी समेत 24 देशों की सैन्य टुकड़ियां भाग ले रही हैं। मंगोलियाई सशस्त्र बलों द्वारा 14 जून को अमेरिकी हिंद प्रशांत कमान के साथ साझेदारी में शुरू इस अभ्यास के उद्घाटन समारोह में भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और मंगोलिया में भारत के राजदूत अतुल मल्हारी गोत्सुर्वे सहित प्रमुख गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 28 जून तक जारी रहने वाले इस अभ्यास का उद्देश्य बहुराष्ट्रीय वातावरण में संचालन करते हुए भारतीय सशस्त्र बलों को शांति स्थापना मिशनों के लिए तैयार करना है, जिससे शांति समर्थन अभियानों में अंतर संचालन और सैन्य तत्परता बढ़े। भारत की भागीदारी संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में इस समृद्ध अनुभव को उजागर करती है और मंगोलिया के साथ इसकी बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाती है। यह भागीदारी हाल ही में नोमैडिक एलिफेंट 2025 के सफल आयोजन पर भी आधारित है, जिसने द्विपक्षीय सैन्य संबंधों को मजबूत किया है। और आर्मांड डुप्लांटिस ने पुरुषों का पोल वोल्ट का विश्व रिकॉर्ड 12वीं बार तोड़ दिया है। डुप्लांटिस ने स्टॉकहोम में आयोजित डायमंड लीग में 6.28 मीटर की छलांग लगाई है। ये रिकॉर्ड खास इसलिए रहा क्योंकि ये पहला मौका था जब डुप्लांटिस ने अपने देश स्वीडन में अपना रिकॉर्ड सुधारा है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।